गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हम लोगों ने आवर्त सारणी तथा उसके अंदर रहे हुए 4 ब्लॉक एस, पी, डी और एफ ब्लॉक उन सभी के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उदाहरण 3.3 देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.6.5 धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है। तत्वों के एस, पी, डी और एफ ब्लॉकों में वर्गीकरण के अलावा इनके गुणों के आधार पर मोटे तौर पर इन्हें धातु और तथा अधातुओं में विभाजित किया जा सकता है। ज्ञात तत्वों में 78% से अधिक संख्या धातुओं की है, तो 78 जो है वो धातु है, जो आवर्त सारणी की बाई ओर शिफ्ट है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपको देखने को मिलेगा आवर्त सारणी में। धातुएं कमरे के तापमान पर सामान्यतः ठोस होती है। धातुएं कैसी होती हैं? ठोस। मर्क्यूरी ये इसका अपवाद है। गैलियम और सीजियम के गलनांक भी बहुत कम होते हैं, इसलिए वो भी जो है लगभग लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। तो मर्क्यूरी जो है लिक्विड होता है और गैलियम और सीजियम भी जो है हम लोगों को लिक्विड फॉर्म में लगभग मिलते हैं। धातुओं के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं, वो तो हम लोगों को पता है। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ताप और विद्युत के, देखो आप लोगों ने 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा। ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। वो आघातवर्धनीय होते हैं, अर्थात हथौड़े से पीटने पर पतली चादर में ढाल सकते हैं, तथा तन्य होते हैं, मतलब कि जिसको खींचकर तार बना सकते हैं। तो आघातवर्ध्य और तन्य होते हैं। दूसरी अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर होती है। तो अधातु जो है वो आप लोगों को राइट हैंड साइड मिलेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को धातु और अधातु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये पेज नंबर जो 83 वाला है उसके अंदर आपको विभिन्न कलर दिए गए हैं और उन कलर कौन सा गुणधर्म रखते हैं वो बताया गया है, तो वो आप लोग देख सकते हो। चलो, दीर्घ आवर्त सारणी में किसी वर्ग में तत्वों के धात्विक गुणों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वृद्धि होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धातु का गुणधर्म जो है वो बढ़ता है, मतलब कि वह अधातु से धातु की ओर बढ़ता है। अधातुएं कक्ष ताप पर ठोस एवं गैस होती हैं। तो अधातुएं ज़्यादातर ठोस मिलेंगी या तो गैस मिलेंगी। इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, और उसका उदाहरण एक अपवाद है बोरॉन और कार्बन। उनके गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। ये ताप, भले ही बोरॉन और कार्बन जो है अधातु हो, लेकिन उनके क्वथनांक और गलनांक अधिक होते हैं। ये ताप और विद्युत के अल्पचालक होते हैं। बहुत से अधात्विक ठोस भंगुर होते हैं। ठोस तो होते हैं लेकिन गिरने पर टूट जाते हैं। यही आघात तथा तन्य नहीं होते हैं। ठीक है ना? हाँ। तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन असंलग्न नहीं होता, बल्कि यह परिवर्तन टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में होता है। मतलब कि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर धातु से अधातु का गुणधर्म बढ़ेगा ऐसा नहीं बोल सकते। ठोस में हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम जाने पर धातु का गुणधर्म बढ़ता है। वो अधातु से धातु होते हैं। लेकिन अधातुओं के लिए अगर हम लोग बात करें तो टॉप टू बॉटम में धातु से अधातु गुणधर्म बढ़ेगा ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि अधातु का गुणधर्म ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। वो आपको टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में देखने को मिलेगा।
ठीक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा टेलुरियम तत्व धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म रखते हैं, जिन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं, कि भाई धातु के गुणधर्म भी हो और अधातु के गुणधर्म भी हो। इसीलिए ऐसे तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु। कौन से हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। ठीक है। चलो उदाहरण 3.4 देखते हैं। उदाहरण 3.4, परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित तत्वों को उनके बढ़ते हुए धात्विक लक्षण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, वैसे हम लोगों को अगर बोला जाए तो आवर्त कोष्ठक, इस क्वेश्चन के लिए, इस सवाल के लिए आवर्त कोष्ठक का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन तत्वों को, जैसे कि तत्व दिए हैं सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फॉस्फोरस, तो सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फॉस्फोरस, तो इनको जो है आपको आवर्त कोष्ठक के अंदर देखते हुए आना चाहिए। जैसे धातुओं में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुओं का क्रम बढ़ता है, सोडियम से मैग्नीशियम, तो बेरिलियम की तुलना में सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो अधिक धातु क्रम में होंगी, ठीक है ना। और बेरिलियम का जो है धातु का क्रम समान होगा, सोडियम और मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा। लेफ़्ट टू राइट भी देखना पड़ेगा कि भाई लेफ़्ट टू राइट में कैसा होता है, तो फिर उसके अनुसार ये होगा कि अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो धात्विक क्रम घटता है, मतलब कि पहले ये धातु होगी, फिर ये धातु का लक्षण, धातु का गुणधर्म कम हो जाएगा। ऊपर से नीचे धातु का क्रम ज़्यादा होता है, मतलब ऊपर का धातु का क्रम जो है वो कम होगा। तो सोडियम सबसे अधिक धातु होगी, फिर ये कम होगी और सबसे कम बेरिलियम होगा, ठीक है। अब सिलिकॉन और फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो भाई ये देखो, ये लगभग अधातु के तौर पर मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये अधातु है और ये अर्ध धातु है, तो ये अधातु है तो फिर इसको भी सबसे कम देना पड़ेगा, इससे पहले ये आएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम जो है अधातु फॉस्फोरस होगी, फिर सिलिकॉन आएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने बोला कि सोडियम धात्विक गुणधर्म अधिक है, फिर उससे कम मैग्नीशियम और उससे कम बेरिलियम होगा, और फॉस्फोरस तो अधातु है इसलिए उसका धात्विक क्रम तो सबसे कम ही आएगा। अब बात थी फॉस्फोरस और सिलिकॉन, सिलिकॉन तो अर्ध धातु है इसलिए इसके बाद तो यही आएगा, और बेरिलियम तो धातु है, धातु के बाद अर्ध धातु का गुणधर्म जो है उससे कम ही होता है। तो सोडियम सबसे अधिक धातु, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम बेरिलियम, ठीक है। अब बेरिलियम से अर्ध धातु सिलिकॉन, इसलिए उससे कम ही होगा, और अर्ध धातु से अधातु है तो धात्विक गुणधर्म इससे भी और भी कम होगा। तो इस तरह से जो है हम लोगों को पहचाना पड़ता है। तो हम लोग बात करें लेफ़्ट टू राइट, तो धात्विक गुणधर्म घटता है, धात्विक गुण घटता है, और टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। बस ये वाली चीज़ें जो है हमको इतनी जो है ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं 3.7 तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। मैंने कहा था तत्वों के गुणधर्म में आवर्तिता दो हिसाब से हो सकती है, एक भौतिक गुणधर्म में हो सकती है और एक रासायनिक गुणधर्म में हो सकती है। रासायनिक गुणधर्म में हमको 11वीं कक्षा में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ भौतिक गुणधर्म में ही अभ्यास करना है। लेकिन ये गुणधर्मों में आवर्तिता क्या है कि जब हम लोग किसी भी तत्व के भौतिक गुणधर्म में से कोई एक गुणधर्म लेंगे तो उस गुणधर्म की दो पहलुओं को चेक करना पड़ेगा कि आवर्त कोष्ठक में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, और टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसके गुणधर्म में क्या परिवर्तन आता है, ये हमको समझना है। इसे हम लोग कहते हैं गुणधर्मों में आवर्तिता, कि भाई किसी की क्रियाशीलता घटती है तो
किसी की बढ़ती भी है, ठीक है ना, किसी की त्रिज्या बढ़ती है घटती है, ये सब समझ में आ जाएगा। वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक गुणधर्म की प्रवृत्ति। अब इसमें हम लोग भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो भौतिक गुणधर्म हमारे पास कौन सी हैं कि भाई एक है परमाणु त्रिज्या, दूसरी आयनिक त्रिज्या, तीसरी आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना, ये वगैरह, ये सारी की सारी वैसे भी हम लोगों को पढ़नी है, इसलिए मैं सबके नाम नहीं लिख रहा हूँ। तो पहला हम लोग भौतिक गुणधर्म में आवर्तिता देखना चाहेंगे। वो भौतिक गुणधर्म है परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना। पहले हम लोग परमाणु त्रिज्या में जो है वो पूरा समझाने के लिए मुझे एक जो है वो परमाणु त्रिज्या हम लोग दो तरीक़ों से समझाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर और बाएं से दाएं की ओर जाने पर। ये मैं चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ऊपर से नीचे, मतलब कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है। देखो, आवर्त कोष्ठक में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या n = 1 से 2 से 3 से 7 तक जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र से n = 1 है, फिर n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है। तो स्वाभाविक है जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आवर्त की संख्या में वृद्धि होती है, मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि होती है, आवर्त में वृद्धि होती है, कक्षा जो है केंद्र से दूर जाती है, अर्थात उस कक्षा से परमाणु के केंद्र की दूरी, त्रिज्या जो है वो बढ़ती जाती है। बोलो, समझ में आया? ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि पहला टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने की तरफ, ऊपर से नीचे जाने की तरफ मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि होती है। केंद्र से कक्षा दूर स्थापित होती है। कक्षा से केंद्र की दूरी बढ़ती है, अर्थात परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो परमाणु त्रिज्या के लिए जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या में जो है हमको वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है। तो आप लोग उसके लिए टेबल नंबर 3.6 पेज नंबर 86 टेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हो। ठीक है। लीना के रॉबिन्सन, लीना के रॉबिन्सन ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, 152, 186, 231, 244 और 262। मुझे समझ में आया? तो इस तरह से परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। चलो, अब हम लोगों को
लेफ़्ट टू राइट सीखना है, लेफ़्ट टू राइट। और ये जो लेफ़्ट टू राइट जो है उसके लिए मैं आप लोगों को एक नया वीडियो जो है उसके अंदर डाल दूँगा। चलो नहीं पूरा कर देते हैं। लेफ़्ट टू राइट, जब हम लोग आवर्त सारणी में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या स्थिर रहती है। मानो कि हम लोग उदाहरण के लिए n बराबर 3 के लिए देख रहे हैं, बराबर। अब n बराबर 3 के लिए हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्वांटम संख्या फिक्स हो गई। आवर्त नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग, उसके लिए क्वांटम संख्या क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अब मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन की संख्या, हाँ एक और मुद्दा कि मुख्य क्वांटम संख्या स्थिर रहेगी परंतु ऊपर से नीचे मतलब कि दाएं से बाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिससे प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। चलो मैं बात करता हूँ, ये केंद्र, ये n = 1, ये n = 2 और ये n = 3। माना कि n = 3 के लिए बात कर रहे हैं। अब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग तत्व एक लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। प्रोटॉन की संख्या कहाँ बढ़ेगी, केंद्र में, ठीक है ना। केंद्र में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षा में बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन का केंद्र के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है। इसीलिए यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ेगा, अर्थात कक्षा जो है वो छोटी होगी। कक्षा छोटी होने से केंद्र से कक्षा की दूरी कम होगी। अब जब दूरी कम होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या घटेगी। बोलो समझ में आया? ओके, तो टॉप टू बॉटम में परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी और लेफ़्ट टू राइट में परमाणु त्रिज्या घटेगी। अगर कोई भी व्यक्ति या मैं अगर आप लोगों को रास्ते में मिलता और पूछूंगा कि भाई आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन आएगा, तो आप लोगों को बताना है कि भाई सर अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आवर्त कोष्ठक में पहले तो उसका मुख्य क्वांटम अंक स्थिर रहेगा, ठीक है। मुख्य क्वांटम अंक भले ही स्थिर रहे तो कक्षा जो है वो स्थिर हो जाएगी, परंतु लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तत्व बढ़ता है, इसलिए परमाणु क्रमांक बढ़ता है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ता जाता है, जिससे कक्षा छोटी हो जाती है, जिससे केंद्र से कक्षा की दूरी कम हो जाती है, अर्थात परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, घट जाती है। बोलो समझ में आया? तो इसका उदाहरण जो है यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट बुक में। तो हम लोग लिथियम से, बेरिलियम से, बोरोन से, कार्बन से, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं तो ये लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उसकी परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या, उसमें कमी आती है, ठीक है। बोलो समझ गए कि किस तरह से जो है यहाँ पर हम लोगों को कमी देखने को मिलती है। तो ये पूरा सिस्टम याद रखना है। यहाँ पर भी लिख सकते हो मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि होगी, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है संख्या बढ़ेगी, परंतु इलेक्ट्रॉन केंद्र से दूर स्थापित होगा, बराबर दूर स्थापित होगा, अर्थात कि दूरी बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर इस तरह से। तो ये था आप लोगों का मेन टॉपिक यहाँ पर जो है परमाणु त्रिज्या के लिए, कि भाई इसको बोलते हैं आवर्तिता। ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। इसको हम लोग बोलते हैं कोई एक भौतिक गुणधर्मों में आवर्तिता।